नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शहजाद भट्टी कौन? एक पाकिस्तान का गैंगस्टर 14 राज्यों में हमला क्यों करना चाहता है? 14 राज्यों में भट्टी ने नेटवर्क कैसे बना लिया? पाकिस्तान यूएई में बैठे बैठे हिंदुस्तान में कैसे इसने सेंध लगा दी? कैसे इसने सोशल मीडिया के जरिए हिंदुस्तान के 253 लड़कों को बहकाया, फुसलाया, भड़काया और फिर आतंकवाद के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार कर दिया। आज इसी शहजाद भट्टी की पूरी फाइल मिल गई है। इस वक्त शहजाद भट्टी पाकिस्तान से भाग करके यूएई में बैठा है। शहजाद की फाइल के एक एक पन्ने को खोलकर बैठे हैं। ये करता क्या है, रहता कहां है और दिमाग से खेलता कैसे है? इसे मारने या पकड़ने के लिए हिंदुस्तान के धुरंधर बहुत जल्द निकलने वाले हैं। लियारी के रहमान से ज्यादा खतरनाक है लाहौर का भट्टी। आईएसआई की भट्टी खाक, पाकिस्तान का आतंकी मंसूबा साफ। धुरंधर 3.0, जैसे रहमान मरा वैसे शहजाद मरेगा। आईएसआई की इस साजिश का नाम है 333 शहजाद भट्टी। अच्छा, सोशल मीडिया पे आपका गैंग 333 के नाम से है। गैंग जिसका होता है वो तो बदमाश होता है, तो अगर आप बदमाश नहीं है, गैंगस्टर नहीं है, तो ये गैंग कैसे बन? नहीं, गैंग तो है ही नहीं है। 333 ना कोई गैंग है, ना 333 कोई ग्रुप है। 333 तो मेरे वो दोस्त हैं, फारूक खोखर साहब, वो उनकी गाड़ियों का नंबर था। लोगों ने अपनी आईडियों के आगे भी वो 333 लिख लिया। लोगों ने वो छोटे छोटे जो लड़के होते हैं गलियों के, उन्होंने 333 ग्रुप बना दिया, तो इसलिए इसको ग्रुप की शक्ल दे दी। कोई ग्रुप नहीं है हमारा, ना कोई ग्रुप है, ना कोई इस तरह का बदमाश वाली चीज है। ये गन से नहीं, स्मार्टफोन से भारत में घुसपैठ करता है। हम लोग शरीफ नहीं है, वो हमारा मेरा भी भाई है, मेरी जितनी टीम है उसका उनका भी वो भाई है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो शीडियो वाला काम नहीं करूँगा। और आपके कुछ जादू टोने जो करते हैं ना आप, वो आपके मेरे ऊपर काम नहीं हो करने हैं। ये उर्दू नहीं, पंजाबी बोलकर हिंदुस्तानियों को फंसाता है। भौंकण वाले सिर्फ गल्लां नहीं कीतियां, पहला बंदा होवांगा जिन्ने नहीं कीतियां, कुछ ना कुछ करके विखाए हुए ने। तो तुसी बोलो जिन्ना तुहाडे कोल मैनूं खाने ते पहुंच लैन दो, तो मैं फिर वेखदा वां कि किवें तुसी सिर्फ मेरे नाम ते मैनूं अब्यूज करके या कुछ भी करके मेरे सिर्फ फेम ले सकदे जो, और कुछ भी नहीं। ये लग्जरी लाइफ का शौकीन है, लड़कियां देखकर बेचैन हो जाता है। तो आपको डर नहीं लगता? यहाँ पे वो जानवर भी होते हैं ना। जानवरों को मेरे से बहुत डर लगता है। जानवरां नूं सानू लगे ना लगे, साडे तो बहुत लगता है जानवरां। ओह अच्छा अच्छा, दीवार ये फार्म हाउस से आप डरा दिया। दुआएं की या अल्लाह भट्टी साहब को कुछ ना हो, या अल्लाह वो ठीक नहीं, शुक्र आप जिंदा है। मैंने आपकी इतनी वीडियोस देखी, मैंने कहा ये नहीं हो सकता, शहजाद भट्टी को कुछ नहीं हो सकता, मेरे को कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने जायरबाज बिछा ली, बहुत दुआएं की मैंने, शुक्र आप आ गए वापस। मैं खुश। थैंक यू सो मच। मेरा लोहे दा जिस्म है, मैनू क्यों नहीं कुछ होना, जब मेरी आई होनी उदों होना ही। लेकिन आप बच गए, शुक्र अल्लाह का। बच कैसे गए? आपको गोली लगी? ये गरीब हिंदुस्तानियों को पैसे देकर धोखे से गैंग में शामिल करता है। आके इकट्ठे कर लगा कुछ 10-15 हज़ार रुपया आसमान दा। मैं दे राणा साहब दे पैसे सन, ठीक है। राणा साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 333 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ और सेहत देवे। ये पाकिस्तान डॉन कहकर हिंदुस्तान को धमकी देता है। आपकी तो वो उधर भी तूतियां बोलती हैं भाई साहब, इंडिया में भी, इंडिया से भी मैंने अक्सर खबरें सुनी हैं, इंडिया वालों की भी, वो भी बोल रहे होते हैं भाई साहब जो हैं शहजाद भट्टी ने ये कर दिया वो कर दिया। और आपके एडिटर्स भी हैं काफ़ी सारे टिकटॉक पे। यार आप तो खुद देखो, मैं सिंगल पसली बंदा कुछ कर सकता हूँ ना, हम सब बंदा हूँ, शरीफ आदमी। सिंगल पसली नहीं, ये पावर है भाई, पावर मैटर। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कहती हैं ये सोशल मीडिया पर खुलेआम भारत के खिलाफ भड़काता है। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜੇ। एक नहीं है, आईएसआई ने दर्जनों भट्टी तैयार किए हैं जो पाकिस्तान में बैठकर या फिर पाकिस्तान से बाहर हिंदुस्तान में तबाही की साजिश रच रहे हैं। आईएसआई इन पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इन सबका मकसद सिर्फ एक है, भारत की बर्बादी, भारत की तबाही। आईएसआई ने पाकिस्तान के दर्जनों गैंगस्टर को भारत में आतंकियों को रिक्रूट करने का जिम्मा सौंपा है, जिसमें पहले नंबर पर है फारूक खोकर, शहजाद भट्टी, जफर सुपारी, अजमल गुजर, आबिद जट, राणा हुसैन, अब्दुल मेनन, शनी टाइगर, शेख सलमान, सफराज डोंगर उर्फ जोरा सिंह, अबू मूसा, सरकार, मुन्ना झिंगड़ा। इन सभी पाकिस्तानी गैंगस्टर्स ने सोशल मीडिया के जरिए भारत में अपना नेटवर्क फैलाया। इसी साल जुलाई में महाराष्ट्र एटीएस ने इस पूरे सिंडिकेट को क्रैकडाउन किया था। मुंबई, पुणे, रत्नागिरी 200 से ज्यादा लोगों की पहचान की गई थी। ये सभी पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर से सोशल मीडिया से जुड़े थे। मुंबई एटीएस की माने तो सभी गैंगस्टर आईएसआई के लिए काम करते हैं, लेकिन इन सब में सबसे खतरनाक है आईएसआई का बुलडॉग शहजाद भट्टी, जिसके नेटवर्क को हिंदुस्तान की एजेंसियों ने अभी ध्वस्त कर दिया है। भट्टी नेटवर्क के 200 आतंकियों को पकड़ लिया है। आखिर कौन है शहजाद भट्टी? कैसे आईएसआई ने भारत के खिलाफ तैयार किया? कैसे आतंक की भट्टी में 200 आतंकी तैयार हुए? आतंक के भट्टी की शुरुआत हुई थी लाहौर के अंडरवर्ल्ड की दलदल में, जहां सर्वाइवल का एक ही तरीका है, मरना या फिर मार देना, दहाड़ना या फिर कुचले जाना। लाहौर की इन्हीं गलियों में 2010 में एक आतंक के सजगर ने रेंगना शुरू किया। जरायम की दुनिया में कैसे चलना है, पूरी एबीसीडी भट्टी ने लाहौर के डॉन फारूक खोकर से सीखी। फारूक खोकर वो नाम है जिसका सिक्का अफगानिस्तान की अफीम के खेतों से लेकर यूरोप की नसों तक फैला हुआ था। खोकर के साय में भट्टी ने सीखा कि कैसे सिर्फ लाहौर की गलियों से नहीं बल्कि नेटवर्क के सहारे पूरी दुनिया में राज किया जाता है, वो भी सरहद के अंदर नहीं, सरहद के उस पार भी। गृह मंत्री जी के लीडरशिप में, प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में एक 12 अगस्त को एक ऑपरेशन शुरू किया था और इसका जो ऑपरेशन है, इसका नेटवर्क है, उसको शहजाद भट्टी नेटवर्क कहते हैं, जिसको शॉर्ट में SBN कहा जाता है। 12 अगस्त को करीब 12 राज्यों में, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और ऐसे कई ऐसे राज्य थे, जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें से करीब 200 आदमी अरेस्ट हुए हैं। 253 आदमियों को डिटेन किया गया है और बहुत भारी मात्रा में नारकोटिक ड्रग, आर्म्स एंड एम्यूनिशन ये सब बरामद किया है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि शहजाद भट्टी नेटवर्क पे बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ है SBN पर। शहजाद भट्टी ने गैंग चलाने का पूरा गुण अपने आका फारूक खोकर से सीखा। सोशल मीडिया पर खोकर की पहचान खोकर 333 नाम से है और यहीं से शहजाद भट्टी ने भी 333 नाम को सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बना ली। शहजाद भट्टी के बारे में जानकारी मैं थोड़ा बता दूं आपको। ये ज़्यादातर अपने हमारे यहाँ देश में जो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, जो यूथ हैं, जो जिसे कहते हैं कि गुमराह बच्चे हैं, उनको आइडेंटिफाई करता है और अपने सोर्सेज के थ्रू उनको रिक्रूट करने के बाद अपने SBN में, अपने शहजाद भट्टी नेटवर्क में उनको शामिल करता है और उनको बाद पैसे का लालच देता है और लालच करने के बाद उनको रेडिकलाइज करता है, यानी कि उनको एक प्रकार से उनका ब्रेन वॉश करता है और ब्रेन वॉश करने के बाद में वो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए उनको मोटिवेट करके और फाइनेंशियली उनको कुछ लालच देकर वो ये एक्टिविटीज़ हमारे देश के खिलाफ जो
चाहे वो बम ब्लास्ट कराने की हैं, जैसे पेट्रोल बम बनाने की या दूसरे और प्रकार के आईईडी बनाकर कहीं न कहीं ब्लास्ट करने की फिराक में रहता है। शहजाद भट्टी की कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले उसके गुरु फारूक खोखर को जान लीजिए कि कैसे ये लाहौर का डॉन बना, कैसे शहजाद भट्टी को तैयार किया और कैसे ये आईएसआई का पालतू बन गया। फारूक के बाप का भी क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। फारूक का बाप ताजदार खोखर मर्डर, किडनैपिंग, जमीन कब्जाने समेत कई क्राइम में शामिल रहा है। फारूक खोखर पर अपनी बीवी का मर्डर कर लटका देने का इल्जाम है। रावलपिंडी के थाने में फारूक के खिलाफ ये मर्डर केस दर्ज है। फारूक खोखर शहजाद भट्टी का गुरु है। फारूक पाकिस्तान का एक व्हाइट कॉलर गैंगस्टर है। शेर और दूसरे जंगली जानवर पालने का शौकीन है। जब भी बाहर निकलता है तो बड़ा काफिला साथ चलता है। पाकिस्तान सरकार में सीधी दखल रखता है। पंजाब समेत पाकिस्तान के कई इलाकों में धमक है। फारूक खोखर पाकिस्तान के सबसे बड़े कारोबारियों और रसूखदारों में एक जफर सुपारी का भी करीबी है। जफर सुपारी को पाकिस्तान में गोल्ड किंग के नाम से जाना जाता है। खोखर हथियारों और शेर सहित अन्य जानवर रखने का भी शौकीन है। खोखर का नेटवर्क अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, दुबई सहित कई देशों में फैला है। यही सब देखकर शहजाद भट्टी फारूक खोखर के गैंग में शामिल हो गया। फारूक खोखर की लाहौर में वही हैसियत है जैसा कि लियारी में रहमान डकैत की थी। धीरे धीरे शहजाद भट्टी फारूक का करीबी हो गया, इतना करीबी कि खोखर का ज्यादातर धंधा शहजाद भट्टी देखने लगा। सिर्फ यही नहीं, बड़े बड़े दावे भी शहजाद भट्टी ने करने शुरू कर दिए। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। शहजाद भट्टी ने एक वीडियो जारी कर सलमान खान और लॉरेंस के बीच सुलह की कोशिश का दावा किया था। भट्टी ने कहा था कि मैं या मेरा भाई फारूक खोखर इस विवाद में इसलिए आए थे कि हम गैंगस्टर लॉरेंस और बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की सुलह करवा सकें। भट्टी ने यह भी दावा किया था कि लॉरेंस मेरी और फारूक भाई की बहुत इज्जत करता है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद लॉरेंस बिश्नोई और शहजाद भट्टी में दुश्मनी हो गई। लॉरेंस बिश्नोई दे नाल मैं तल्लक सिर्फ दो वजह तो खत्म कीता सी। एक सिद्धू मूसेवाले दी वजह तो खत्म कीता सी, दूसरी मेरी वजह सी कि लॉरेंस बिश्नोई अपने बंदियां कोलों काम करवा के, अपने बंदे इस्तेमाल करके, अपने यार बेली इस्तेमाल करके छोड़ दिंदा सी। उन्हां दे नाल खड़ा नहीं हुंदा सी, उन्हां नूं बाहर नहीं भेजदा सी, रोडां दे उपर छोड़ दिंदा सी। मैं अपने बंदे कदी इकल्ले नहीं छड्डे। मैं उन्हां दे नाल, अगर कोई मेरा मुंडा जेल च भी गया है इंडिया दी च, ओदे अगर जेल च भी गया तो मैं ओदे घर हर चीज पहुंचाई है। ओदा वकील दा भी खर्चा चुक्या, ओदी फैमिली नूं भी पीछे खर्चा दिता है। इनके मरासिम थे पाकिस्तान के एक शख्स के साथ, उसका नाम है शहजाद भट्टी। ये उसके गैंग का बहुत बड़ा साथी था। अच्छा, तो शहजाद भट्टी कभी इंडिया गया या उसे बाहर मीटिंग के लिए दुबई बुलाते थे, या मीटिंग करते ही नहीं ये लोग? बहुत मीटिंग्स इनकी होती रही, ऑनलाइन होती हैं। और इनका सबसे बड़ा नेटवर्क जो है ना इसके ग्रोह का, हाँ, वो ऐसा है कि ये सिम से टेलीफोन नहीं मिलाते। अच्छा, मोबाइल से फ़ोन नहीं मिलाते। एक बॉक्स रखा हुआ है, कॉल आएगी अमेरिका से। अब इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल किस तरह की होती है? अमेरिका से कॉल आएगी और वहाँ बक्स में वो बेल होगी, बक्स में वो ऑन करेंगे, बक्स में एक दूसरा नंबर लगा हुआ है, उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। ओके, वो सुन रहा है उससे, वो फिर तीसरे पे, चौथे पे, ये 8-10 लोग मीटिंग करते हैं। जिस तरह से सॉर्ट ऑफ जूम मीटिंग की तरह से मीटिंग, लेकिन नंबर एक नहीं आएगा। मतलब लोकेशन भी ट्रेस नहीं होगी। कुछ नहीं अगर होगा। कोई चाहे कि लोकेशन ट्रेस कर ली जाए तो ये नामुमकिनात में से है। नामुमकिन है। शहजाद भट्टी ने धीरे धीरे हिंदुस्तान में लोगों को धमकाना शुरू कर दिया और मोदी सरकार के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। मिथुन चक्रवर्ती को भी शहजाद भट्टी ने धमकी दी थी। 27 अक्टूबर 2024 को कोलकाता में अमित शाह की मौजूदगी में एक रैली में मिथुन चक्रवर्ती के एक बयान से वो नाराज हो गया था। इसके बाद शहजाद भट्टी ने मिथुन चक्रवर्ती को धमकी दी थी, माफी मांग लो वरना मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा।
हमेशा कभी अपनी ज़ात पे बहुत मेरी ज़ात पे बहुत कुछ हुआ है और करते भी हैं लोग, बर्दाश्त कर जाता हूँ, लेकिन जब हमारे इस्लाम पे कोई चीज़ आती है या हमारे अदारों पे या हमारे मुल्क पे बात आती है, सोशल मीडिया से भी हम लोग देख लेते हैं जितना कुछ कर सकते हैं, जितना हम पाकिस्तानी हैं या मुसलमान हैं, जितना सँभाल सकते हैं, सबसे पहले खड़ा होता हूँ। और क्योंकि हमारे कुछ अदारे ऐसे हैं कि हमारे अदारों की एक लिमिट होती है कि वहाँ तक वो उस तरीके से काम करते हैं। मेरी कोई लिमिट नहीं है। मैंने अगर इंडिया में भी कुछ किए हैं, तो वो आप जो सारा गूगल चेक कर लें, वो अगर कोई किया होगा या इस्लाम के लिए किया होगा या कोई बंदा ऐसा होगा जिसने मेरे अदारों के लिए या मेरे मुल्क के लिए कोई ना कोई लफ़्ज़ इस्तेमाल। शहजाद भट्टी ने सोशल मीडिया के जरिए भारत के भीतर सेंध लगाई और अपने ऑपरेटिव से यहां की हर खबर पर नजर रखता था। इसी से जान लीजिए कि जो उसके खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ बोलता, उन्हें वो सोशल मीडिया के जरिए धमकी देना शुरू कर देता था। उसके पूरे सिंडिकेट को सोशल मीडिया के जरिए उसके 3 अहम साथी ऑपरेट करने में मदद करते थे, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनमें आबिद जट, राना हनैन और अजमल गुजर के नाम सामने आए हैं। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक ये लोग सोशल मीडिया के जरिए भारत के यूथ्स को टारगेट करते हैं और उन्हें सपनों का सौदा दिखाकर अपने नेटवर्क में शामिल करने की कोशिश करते हैं। युवाओं को उनकी गतिविधि के लिए करीब 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का लालच दिए जाने की जानकारी सामने आई है। रिक्रूटमेंट के बाद इन युवाओं का इस्तेमाल अलग अलग आपराधिक गतिविधियों में किया जाता है, जिनमें बम धमाके, ग्रेनेड धमाके और हथियारों से जुड़ी गतिविधियां शामिल होने का शक है। पिछले साल इसी नेटवर्क ने एक युवक को कथित तौर पर करीब 1 लाख रुपए देकर रिक्रूट किया था। बाद में सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई के बाद उस युवक को डी रेडिकलाइज किया गया। आतंकवाद और नक्सल को पूरी तरह से लगाम लगाने के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि बारी है शहजाद भट्टी और उसके पूरे नेक्सस की। इंडिया टीवी को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक शहजाद भट्टी पाकिस्तान और यूएई में इसकी मूवमेंट है और यहीं से रहकर ये अपने 3 और गुर्गों के साथ मिलकर एक पूरा नेक्सस चला रहा है, जिसमें आबिद जट, उसके साथ साथ राणा हनैन और अजमल गुज्जर शामिल हैं। दरअसल ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए लोगों को सपने दिखाते हैं, लड़कों को सपनों को बेचकर उन्हें गुमराह करते हैं और फिर उसके बाद आतंकवाद की तरफ मोड़ देते हैं। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि पिछले दिनों करीबन 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का सपना इन्होंने लड़कों को दिखाया गुमराह करने के लिए। 1 साल पहले एक युवक को 1 लाख रुपए भी दिए। हालांकि पूरे अंडर स्कैनर होने के साथ साथ 14 अलग अलग राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया। उनके पास से आईएसआई से लेकर जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने हुए एम्यूनिशन थे, वो सब भी रिकवर किए गए हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि शहजाद भट्टी के पूरे नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करे। इसीलिए स्टेट पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, एनआईए सभी एक साथ इस पर काम कर रही है। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि शहजाद भट्टी के तीनों गुर्गे दरअसल लड़कों को गुमराह करने के साथ साथ उनको पैसों का लालच देते हैं, उनको लड़कियों से मिलवाने की बात कहते हैं और फिर उसके बाद उनको किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन पे हथियार मुहैया करवाते हैं। ये हथियार अलग अलग टाइम पर पंजाब या फिर अलग जगहों से भारत में प्रवेश करवाए गए हैं। भट्टी ने सबसे बड़ी ताकत गन को केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। नहीं बल्कि स्मार्टफोन को बनाया। वो जानता है कि आज के दौर में किसी को बर्बाद करना है तो उसकी स्क्रीन पर कब्जा कर लो। वो इंस्टाग्राम और टिकटॉक का इस्तेमाल किसी इन्फ्लुएंसर की तरह करता है। आलीशान गाड़ियां, दुबई का सनसेट और हाथ में कभी शेर का बच्चा दिखाकर लड़कों को बहकाता था। ये सब सिर्फ दिखावा नहीं, ये चारा फेंकता है जिसमें कुछ भटके हुए लड़के उसके पीछे चले जाते हैं। अकेले पंजाब में शहजाद भट्टी ने अपना सबसे बड़ा नेटवर्क खड़ा किया।
पंजाब में भट्टी के स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की वजह से ही आईएसआई की नजर पड़ी। पंजाब में गैंगस्टर मॉडल खड़ा करने के बाद ही भट्टी टेरर मॉडल डेवलप कर रहा था। नवंबर 2025 में सिरसा महिला पुलिस स्टेशन में धमाका करवाया। जनवरी 2026 में अंबाला पुलिस स्टेशन में कार ब्लास्ट करवाया। मार्च 2025 में जालंधर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रोजर संधू के घर पर अटैक कराया। एनआईए ने भट्टी और उसके हैंडलर सोहेल बलोच को सिरसा ब्लास्ट में आरोपी बनाया है। एनआईए अब तक 3 मामले में भट्टी को आरोपी बना चुकी है। पंजाब में भट्टी कई हैंडलर को पेट्रोल बम और आईईडी बनाने की ऑनलाइन ट्रेनिंग दे चुका है। आईएसआई भट्टी नेटवर्क के जरिए ही पंजाब बॉर्डर तक हथियार और ड्रग्स पहुंचाने में कामयाब रही है। सिर्फ शहजाद भट्टी ही नहीं, आईएसआई ने पाकिस्तान में बैठे अलग अलग गैंगस्टर को हिंदुस्तान के भीतर तबाही मचाने की सुपारी दे रखी है। उसी में से एक नाम है जफर सुपारी। जफर सुपारी भी शहजाद भट्टी की 333 गैंग का हिस्सा है। इस गैंग को जफर सुपारी, फारूक खोकर और फर्रुख का बाप ताज खोकर मिलकर चलाते थे। अब इस गैंग में जफर सुपारी और फारूक खोकर बचे हैं। ताज खोकर की मौत हो चुकी है। फेसबुक पर जफर सुपारी ने अपना एड्रेस बहरिया टाउन रावलपिंडी लिखा है। इसका भी सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया है। जफर सुपारी महंगी गाड़ी, लग्जरी लाइफ का शौकीन है। फेसबुक पर कई वीडियो मौजूद हैं। वीडियो में चीते के गले में पट्टा डालकर टहलता दिख रहा है। फारूक खोखर के साथ मिलकर काम करता है। गोल्ड का शौकीन है। इसे पाकिस्तान में गोल्ड किंग के नाम से जाना जाता है। जफर अक्सर सोशल मीडिया में अपनी लग्जरी लाइफ की फोटोज शेयर करता है। सोशल मीडिया पर इसके लाखों फॉलोअर्स हैं। अपने भाई की शादी में करीब 500 लग्जरियस कारों का काफिला निकाला था। इस शादी में कई लोग तो सिर्फ सड़कों पर नोट उड़ाने के लिए ही रखे गए थे। शहजाद भट्टी से लेकर जफर सुपारी तक सब पर भारत की एजेंसियों की नजर है। एक बात तो क्लियर है, अगर हिंदुस्तान में कुछ भी हरकत की तो जैसे लियारी का रहमान मरा, वैसे शहजाद मरेगा, खोकर भी मरेगा और जफर सुपारी भी मरेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से बातचीत रोक दी है और अगले 24 घंटे में ट्रंप ईरान के खिलाफ सबसे बड़ा कदम उठाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ही ईरान ने दो टूक चेतावनी देती है। ईरान ने कह दिया है कि अगर अब हमला हुआ तो इसकी आग यूरोप तक पहुंचेगी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ईरान का अगला टारगेट यूरोप है? क्या ईरान ने यूरोप तक मार करने वाली मिसाइल बना ली है? क्या ईरान अब पेरिस, बर्लिन और रोम पर हमला करने वाला है? क्या अब ईरान के निशाने पर यूरोप में मौजूद 60,000 अमेरिकी सैनिक हैं? क्या ईरान अमेरिका की जंग में यूरोप झुलसने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट के बाद ईरान का अगला टारगेट यूरोप है? क्या ईरान अब सीधे यूरोप पर हमला करने वाला है? ये अमेरिका से लेकर यूरोप, रूस, चीन सबकी हेडलाइन है। हर एक हेडलाइन में ईरान और यूरोप पर अटैक वाले शब्द हैं। क्या यूरोप में अमेरिकी ठिकानों पर अब ईरान मिसाइल हमला करने वाला है? क्या बर्लिन, पेरिस और रोम सभी खतरे के दायरे में हैं? बेल्जियम में अमेरिका का चिएव्रेस एयरबेस है। ईरान से यहां की दूरी 3500 किलोमीटर है। बुल्गारिया में अमेरिका का बेजमेर एयरबेस है। ईरान से यहां की दूरी 2300 किलोमीटर है। इटली में अमेरिका का एवियानो एयरबेस है। इटली से ईरान की दूरी 4000 किलोमीटर है। नीदरलैंड में अमेरिका का यूएसएजी बेनेलक्स ब्रुनसम बेस है। यहां से ईरान की दूरी 4000 किलोमीटर है। तुर्की में अमेरिका का इनसिरलिक एयरबेस है। यहां से ईरान की दूरी 1800 किलोमीटर है। जर्मनी में अमेरिका का रामस्टीन एयरबेस है। यहां से ईरान की दूरी 3800 किलोमीटर है। डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज पर कब्जे का दावा कर रहे हैं। ईरान से बातचीत खत्म करने की बात कह रहे हैं। ट्रंप फिर से जंग छेड़ने का ऐलान कर रहे हैं।
ईरान को इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाने की चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन मुस्तफा खामेनेई अब टोटल वार का प्लान कर रहा है। ईरान युद्ध अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां हर रास्ता सर्वविनाश की तरफ जाता है और अब ईरान के निशाने पर यूरोप में मौजूद अमेरिकी सैनिक हैं। अमेरिकी मिलिट्री के पूरे यूरोप में 31 परमानेंट बेस और 18 एक्स्ट्रा मिलिट्री एक्सेस साइट्स हैं। ये मिलिट्री बेस 1 दर्जन से ज्यादा नेटो देशों में फैले हुए हैं और यहाँ करीब 68,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। कभी कभी ये संख्या 1 लाख तक पहुंच जाती है। लेकिन ईरान के नए प्लान के बाद अब इन सभी अमेरिकी सैनिकों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान क्या कर सकता है, उसकी क्षमता कहां तक है, उसकी मिसाइल कहां तक पहुंच सकती है, क्या विध्वंस मचा सकती है, ये इजराइल, सऊदी, कतर, यूएई, कुवैत, पूरा मिडिल ईस्ट देख चुका है। अब तक ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अड्डों को निशाना बना रहा था। अब ईरान यूरोप में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। पूरा मिडिल ईस्ट ईरानी मिसाइलों की रेंज में है। लेकिन क्या ईरान की मिसाइलें 3000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी तक हमला करने की क्षमता रखती हैं? ईरान इसका जवाब 6 महीने पहले ही दे चुका है। दुनिया के नक्शे पर यहां पर ईरान है, यहां पर डिएगो गार्सिया है जो अमेरिका का सबसे स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस है। ईरान से डिएगो गार्सिया की दूरी करीब 3800 किलोमीटर है। अमेरिकी वॉर बुक ने दावा किया था कि डिएगो गार्सिया उनका सबसे सेफ बेस है। ईरान की कोई भी मिसाइल यहां तक नहीं पहुंच सकती है। लेकिन डिएगो द्वीप से अमेरिका जब चाहे ईरान पर मिसाइल से हमला कर सकता है। बॉम्बर से बम गिरा सकता है, जैसा हर बार अमेरिका करता भी है। लेकिन 6 महीने पहले ईरान ने ऐसा धमाका किया जिसने अमेरिकी वॉर थिंक टैंक की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी जिसका निशाना डिएगो गार्सिया था। एक मिसाइल रास्ते में डिफ्यूज हो गई, दूसरी मिसाइल डिएगो गार्सिया तक पहुंचने वाली थी जिसको अमेरिका के वॉरशिप ने तबाह किया। यह एक ऐसा हमला था जिससे न सिर्फ पूरी दुनिया को ईरान की मिसाइल ताकत का एहसास हुआ बल्कि जिसने अमेरिका में खतरे की घंटी बजा दी। ईरान कितना अंदर तक हमला कर सकता है, कितनी दूरी तक हमला कर सकता है, इसका एहसास पहली बार ट्रंप को हुआ था। डिएगो गार्सिया को निशाना बनाकर मुस्तफा ने बहुत कड़ा मैसेज दिया था। ईरान जब चाहे यूरोप तक अटैक कर सकता है। यूरोप के तमाम बड़े शहर लंदन, पेरिस, म्यूनिख, रोम और ब्रसेल्स को निशाना बना सकता है। और अब ईरान ना ट्रंप की धमकियों से डर रहा है और ना ही अमेरिकी मिसाइलों के हमलों से अपने कदम पीछे खींच रहा है। ईरान अब सरेआम चैलेंज कर रहा है। अगर अब ईरान पर हमला हुआ तो सीधे यूरोप निशाने पर होगा। दुनिया ने अभी 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली ईरानी मिसाइलों को देखा है। लेकिन ईरान का दावा है कि उसके तरकश में कई ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं जो पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले सकती हैं, वहां तबाही मचा सकती हैं। ईरान के पास सबसे एडवांस और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल खुर्रमशहर 4 है। खुर्रमशहर 4 की रेंज अभी तक यही मानी जाती रही है कि 2500 से 3000 किलोमीटर है। लेकिन ईरान ने अब खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्ग रेंज वर्जन तैयार कर लिया है और इन मिसाइलों को बनाने में ईरान की मदद उसके खास दोस्त रूस और चीन कर रहे हैं।
रूस अब कैस्पियन सागर के रास्ते ईरान को खुलेआम ड्रोन के पार्ट्स, गोला बारूद और TNT एक्सप्लोसिव भेज रहा है, जबकि चीन ईरान को हजारों टन मिसाइल फ्यूल और एडवांस्ड शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भेज रहा है। बीजिंग ने तेहरान को मिलिट्री सैटेलाइट डेटा का एक्सेस भी दे रखा है।